Hello, bachcho. How are you guys doing? A very warm welcome to the second session of the Indian National Movement's first chapter, the first war of independence. हमने एक सेशन कर लिया है फिनिश. आज हम करने वाले हमारा दूसरा सेशन. अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा. इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपके फ्रेंड्स यहाँ नहीं है तो उनके साथ फटाफट लिंक शेयर कर दो ताकि वो भी आकर के ये वीडियो देख ले. चलो शुरू करते हैं आज का सेशन विद मी अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांत. होपिंग ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग. So guys, we'll begin with this amazing quotation which says, of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real? तो बिल्कुल यार दिमाग में हो रहा है, ठीक है. डम्बलडोर का है बोली हुई बात है ये. हैरी पॉटर हेड्स वुड नो, राइट, कि of course what is happening inside your head is inside your head. It's probably imagination, but why do you think that it will not turn into reality? तो सपने, सिंपल सी बात है यार, सपने जरूर देख रहे हैं. हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो इमेजिनेशन है, हमारे सपने, बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कभी रियलिटी में चेंज नहीं होगी. बिल्कुल होगी और करते हैं हमारे सारे सपनों को रियलिटी में चेंज. ड्रीम बिग एंड मेक इट कम ट्रू. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द solutions of the homework questions given in the previous session. The first question was, Battle of Plassey was fought in which year? Bacha, it was fought in June 1757, after which the Britishers started their expansions across the country. Right? That was the very first war that they fought. Next question, when did Lord Dalhousie annex Awadh? उन्होंने अवध पे कब्जा कब किया था? बच्चा 1856 पे. उसके पहले तो वैसे नेगोशिएशन में आ गए थे लोग, but proper annexation under the cause of misrule happened in 1856. और ये है हमारे लीडर बोर्ड विनर्स. वी हैव आकृति वर्मा, ज्योत्सना सिंह एंड एरन रॉय. Congratulations you guys, you have done amazing. My heartiest congratulations to you people. Now for the students who have not been able to make it to the leaderboard, सिर्फ 2 वजह यार. मैं हर सेशन में सिंपल सी बात कहती हूँ, 2 वजह. या तो अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको नोटिफिकेशन फटाफट नहीं आया, तो आपने सेशन टाइम पे नहीं देखा, जवाब बाद में दिया, सही होने के बावजूद पीछे रह गए. क्योंकि चुनते हम उन बच्चों को हैं जो देते हैं बिल्कुल फटाफट जवाब और बिल्कुल सही, राइट, द टॉप वंस ऑन द लीडर बोर्ड. एंड देन नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों ने लाइव चैट में जवाब देकर के छोड़ दिया होगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दिया होगा. बच्चे हमेशा मेक श्योर कि आपका जो भी होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन आप दे रहे हो वो कमेंट सेक्शन में दे रहे हो, ना कि सिर्फ लाइव चैट में. और इसी बात पे यार हिट कर दो लाइक बटन इफ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी. मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन ऑन रखा है, तभी ये सेशंस मिस नहीं होंगे, ठीक है. चलो अब हम आज क्या करने वाले. सो गाइस वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल द कॉजेस आई टोल्ड यू, राइट. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सोशल रिलीजियस कॉजेस एंड इकोनॉमिकल कॉजेस व्हिच लेड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857. उसके पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑफ व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी. तो पिछले सेशन में हमने बात की थी कि कैसे ये पूरा रिवोल्ट, ये कैसे फर्स्ट फाइट ऑफ इंडियाज नेशनलिज्म स्टार्टेड, द कॉजेस व्हिच कॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उनमें से पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉजेस हमने कवर किए थे. थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि थ्रू इंट्रोडक्शन हमने बात की थी कि पहले भी लड़ाइयां हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स तो हमारे 18th सेंचुरी में आ गए थे. 1700s के टाइम पे दे हैड ऑलरेडी कम हियर एंड बिफोर द बैटल ऑफ पलासी, आई एम लाइक राइट आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. और अभी हमने देखा कि बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था बच्चों? देखा है तुमने? ये देखो कहाँ गया यार, ये जून 1757, बिल्कुल 100 साल पहले. तो अगर जून 1757 में है तो रिवोल्ट 1857 में कैसे हो रहा है? रिवोल्ट 1857 में नहीं हो रहा था बच्चा. जब उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया था तो लोगों ने इधर उधर से जो है अपनी नाराजगी, अपनी रिजेंटमेंट, अपना ऑब्स्टिकल, चैलेंज, रिवोल्ट सब शुरू कर दिया था. पीपल हैड स्टार्टेड पुशिंग बैक. लेकिन ये सब कुछ हो रहा था आइसोलेशन में, टुकड़ों में, इधर उधर. तो क्योंकि प्रॉपर यूनिटी नहीं थी, सब लोग इकट्ठे नहीं आए थे, तो ये टिक नहीं पाया, लोगों को पता नहीं चला. उसके बाद हमने बात की कॉजेस की. हमने देखा पॉलिटिकल कॉजेस, हमने देखा मिलिट्री कॉजेस. पॉलिटिकल कॉजेस में हमने देखा कि उनकी थ्योरी, उनकी जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, जहां पे वो मिसरूल के थ्रू, डायरेक्ट वॉर के थ्रू, आपका डिफरेंट नेगोशिएशंस के थ्रू, जो उनका अलायंस में आ जाते थे लोग, उस अलायंस के थ्रू,
उसके बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू दे वर एक्सपैंडिंग, राइट। वो ब्रिटिशर्स के दिमाग में अब बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद ये आ गया था कि हमें स्प्रेड करते जाना है, वी हैव टू कीप एनेक्सिंग मोर एंड मोर प्लेसेस एंड टेक ऑल ऑफ इट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। उसके अलावा और भी कई सारे कॉजेस थे, मिलिट्री कॉजेस भी थे। मिलिट्री को पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स इनविंसिबल नहीं है, जो 47 के साथ बिहार और बंगाल में हुआ था। उसके बाद उनको ये समझ आ गया था कि इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब कुछ इंडियंस ही संभाल रहे थे। ऊपर से उनकी ट्रीटमेंट बराबर नहीं थी, हायर पोस्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थे, इंडियंस मैक्सिमम सूबेदार तक जा सकते थे, उनकी इनकम कम कर दी गई थी, उनका फ्री पोस्ट वाला सर्विस बंद कर दिया गया था। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स, राइट। जो एनलिस्टमेंट एक्ट थी उसके अंडर लोगों को ओवरसीज ट्रैवल करने थे, जो कि ब्राह्मण्स के टैबू को ब्रेक कर रहे थे। सो फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस दे स्टार्टेड फीलिंग नेग्लेक्टेड, लोगों को नेग्लेक्टेड और बहुत ही ज्यादा ओप्रेस्ड लगने लग गया था। सोल्जर्स वैसे तो उन लोगों के लिए इनके पीछे, ब्रिटिशर्स के पीछे हमेशा बराबर से खड़े थे, बट इन्होंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। नाना साहब को पॉलिटिकल रीजंस में हमने देखा था, राइट, कि नाना साहब की जो ट्रीटमेंट हुई थी, उनको बाजीराव द सेकेंड पेशवा जो थे, उनके अडॉप्टेड सन होने की वजह से डिस्कार्ड कर दिया गया, अपने फैमिली से दूर रहने को मजबूर कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को जो है माना नहीं जा रहा था कि उनके आगे के लोगों को इंपीरियल टाइटल्स दिए जाएंगे, उनको रेड फोर्ट से बोल दिया गया कि आप यहाँ से निकलो, अब आप यहाँ नहीं रहोगे। तो जीनत महल जो उनकी बीवी थी, उन्होंने कहा क्यों हम आपकी बात सुने, हम आपके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो ऐसे ऐसे ब्रिटिशर्स ने कई सारे लोगों को ना अपने अगेंस्ट कर दिया था और यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस के अलावा, बच्चों जस्ट क्विकली गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, मैंने आपको शॉर्ट में रिकैप कराया, हमने ये पूरा डिटेल में सारे पॉइंटर्स किए। प्लीज डू गो एंड वॉच द सेशन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। आज हम करेंगे सोशियो रिलीजियस कॉजेस शुरू। सबसे पहला प्रॉब्लम, बच्चे देखो, पहले जब आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्चुअली नॉट ब्रिटिश इंडिया कंपनी, तो आपका सॉरी आई हैव रिटन बी, EIC जब यहाँ पे आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई थी, दे वर वेरी अकोमोडेटिंग, बहुत ही ज्यादा अकोमोडेट कर रहे थे ये लोगों को, यानी कि इंटरफेयर नहीं करते थे। नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं था इनके एंड से। किस चीज के मामले में इंटरफेरेंस नहीं था? कोई भी जो प्रैक्टिसेस चल रही थी या फिर किस तरह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो सही चीजों में ये लोग पढ़ते नहीं थे। बट ये एटीट्यूड ना धीरे धीरे चेंज होने लग गया, ठीक है। और उसमें सबसे पहला रीजन आया इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। देखो, कुछ चीजें ब्रिटिशर्स ने फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की थी, राइट, दिस हैपेंड फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए था, फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल विच मीन्स विमेन एंड सोसाइटी। ये सोसाइटी को आगे बढ़ने देने के लिए था, लेकिन लोगों ने ये बात नहीं समझी। पीपल डिड नॉट रियलाइज दैट एंड दे स्टार्टेड फीलिंग कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे बिलीव्स के और सिस्टम के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ इट, बिकॉज उन्होंने कर दिया था सती सिस्टम को अबॉलिश। सती सिस्टम क्या था बच्चे? बाजीराव मस्तानी में आपने देखा होगा, नहीं बाजीराव मस्तानी नहीं है, पद्मावत, सॉरी, पद्मावत मूवी में, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि लोग जोहार कर देते थे, राइट, यानी कि अगर लोगों के हस्बैंड का डेथ हो गया, वाइफ्स के हस्बैंड का डेथ हो गया वॉर वगैरह में, तो दे यूज्ड टू डू जोहार, कि इससे पहले कि कोई उनके ऊपर आकर के किसी भी तरह का हक जमाए, दे वुड जस्ट गिव गिव देमसेल्व्स टू द पायर ऑफ फायर। बट यहाँ पे अब ये हो गया था अबॉलिशन ऑफ सती। सती सिस्टम ये था कि जब भी किसी के हस्बैंड की डेथ होती थी, उनके पायर पे बैठा करके उस वाइफ को भी जला दिया जाता था। इस वजह से कई सारे विडोज जो है वो भी मारे जा रहे थे, मतलब विच वाज सो अनफेयर। जस्ट बिकॉज लेट्स से आई एम मैरिड एंड माय हस्बैंड इज नॉट देयर एनीमोर, हाउ डज इट मेक सेंस टू मेक मी बर्न अलाइव अलोंग विद दैट डेड मैन, राइट? दैट इज द वर्स्ट पार्ट। ये जो है ये टॉर्चर किया जाता था औरतों पे, तो ये इन्होंने 1829 में अबॉलिश कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज थी विडो रीमैरिज, जो कि 1856 में आई। तो देखिए, जब औरतें विडो होती थी या तो उनको सती सिस्टम में जला दिया जाता था, जो बचती थी उनको बिल्कुल अलग सन्यासिनी की तरह रहना होता था, जैसे उनकी जिंदगी से सारे रंग चले गए, उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है, बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाता था उनको चीजों में, मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ इस तरह से छुआछूत वाली प्रॉब्लम की जाती थी कि आप ये टच नहीं कर सकते, आप इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप बीइंग अ विडो बीइंग प्रेजेंट इन सम ऑस्पिशियस ओकेजन वाज कंसिडर्ड टू बी अ बैड ओमेन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। तो इन्होंने विडो रीमैरिज शुरू किया विद देयर एक्ट इन 1856। उन्होंने कहा कि
यार ठीक है, समवन इज अ विडो, समवन हैज लॉस्ट देयर हस्बैंड, डजंट मीन दैट दे हैव लॉस्ट द राइट टू लिव देयर लाइफ। उन्होंने अपने जीवन को जीने का हक नहीं खो दिया है। दे शुड गेट रीमैरिड, दे हैव द राइट टू बी हैप्पी। उसके साथ ही साथ ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स, तो जो भी स्कूल्स खुल रहे थे वो अब गर्ल्स को भी एडुकेट करने के लिए खुल रहे थे। तो पहले, आज तक इसके पहले, एक तो लड़कियों को प्रॉपरली एडुकेट नहीं किया जाता था, अब स्कूल्स खुल रहे थे जहां लड़कियां एडुकेट हो सकती थी। बट प्रॉब्लम ये था कि यार नेचुरली दीज वर इंग्लिश स्कूल्स, राइट, ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए स्कूल्स थे, तो इनका करिकुलम वेस्टर्न वर्ल्ड से आया हुआ था और उस चीज को ही पढ़ाता था। तो लोगों को ये लगने लग गया कि अब ये लड़कियों को जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। उस टाइम डोमिनेंस ऑफ मेन वाज अनदर लेवल। लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं था, पर्दा सिस्टम था, सती सिस्टम था, विडो रीमैरेजेस वर नॉट देयर, चाइल्ड मैरेजेस वर देयर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ही हटा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने काम किया था, राइट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी काम किया गया था। तो इन सारी चीजों को अबॉलिश करने की वजह से या चेंजेस लाने की वजह से लोगों को ऐसा लगने लग गया कि उनके बिलीव्स के साथ ब्रिटिशर्स जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस। या जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी ला रहे थे। मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि ब्रिटिशर्स हम पे इतना हक इसलिए जमा पाए थे क्योंकि वो थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। कैसे ताकतवर थे? हमारे पास पैसे जरूर थे पर उनके पास दिमाग, इनोवेशंस, क्रिएशन और टेक्नोलॉजी थी जिसने उनको एक एज आगे दे दिया था हमसे। तो अब वो टेक्नोलॉजी जब जहां जहां जा रहे थे, जो जो उनकी कॉलोनीज थी वहां भी लेके जा रहे थे, जैसे कि रेलवेज और टेलीग्राफ्स। बच्चे, ये हमेशा डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती है, राइट। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इज ऑलवेज गुड फॉर डेवलपमेंट। इनफैक्ट इसको लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। इकोनॉमी की किसी भी कंट्री की इसको लाइफलाइन कंसिडर किया जाता है कि जितना बेटर ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ज्यादा मटीरियल्स, गुड्स, लोग सब ट्रैवल करेंगे, उतना ज्यादा आपका ट्रैवलिंग और टूरिज्म की वजह से बेटर ग्रोथ होगा। ग्लोबलाइजेशन इसी वजह से तो हिट हुई है, राइट। तो ये जब इंटरनली किसी कंट्री में होती है तो उस कंट्री के डेवलपमेंट में भी करती है मदद। तो ये बात लोगों को पता थी। किसको? ब्रिटिशर्स को। इंडियंस को नहीं पता थी, ना ये एडुकेटेड थे, ना उतने ओपन माइंडेड थे, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनके मन में पहले से खटास तो बैठी हुई थी। उसी के साथ साथ टेलीग्राफ्स का ऑप्शन आ गया था, ठीक है, आप लोग ये भी कर सकते थे। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों को ना ऐसा भरोसा सा नहीं था ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो शक करने लगे कि ये सब इनकी जो है ना कॉन्स्पिरेसीज है, ये सब इनका षड्यंत्र है टू मेक आवर लाइफ्स वर्स, ठीक है। जो भी आपके टेलीग्राफ्स वगैरह के ये जो पोल्स बने होते थे, लोगों में ये र्यूमर फैला दिया गया कि ये पोल्स तो लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए बने, जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवेज में क्या होता था, अब देखो रेलवेज में तो कंपार्टमेंट्स होती थी, एंड रेलवेज बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे क्या था, पब्लिक चीजें जो भी थी उसको कास्ट सिस्टम की वजह से हर एक इंसान के लिए अवेलेबल नहीं किया जाता था। बट यहाँ पे अभी तक पब्लिक क्या था? पब्लिक था टेम्पल्स, पब्लिक थे द वेल्स दैट पीपल यूज टू यूज फॉर देयर वाटर एटसेट्रा। तो इन सारी चीजों में कास्ट सिस्टम की वजह से जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनको तो वो कह देते थे कि आप इसको नहीं छोगे, आपकी परछाई भी अगर हाई कास्ट के लोगों पे पड़ी तो आपको मार पड़ेगी। इस तरह से छोटी जाति वाले लोगों को, जो कास्ट डिविजन था उसके हिसाब से लोग कर देते सेग्रीगेट, हरिजन्स जिनको हम कहते हैं। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स रेलवे चालू कर रहे थे तो उनको यार रेवेन्यू जनरेट करना था। मोर देन दैट, इट वाज फॉर एवरीवन। दे डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, दे डिड नॉट बॉदर अबाउट द कास्ट सिस्टम। तो अब कंपार्टमेंट्स थे, कंपार्टमेंट्स अगर इंडियंस के बस में होता तो कास्ट वाइज होता कि ये हाई कास्ट के लिए, ये लो कास्ट के लिए, बट उनके हाथ में तो था नहीं। ये हाथ में किसके था? ब्रिटिशर्स के। तो उन्होंने बेसिकली बीइंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके लिए सारे कंपार्टमेंट्स कर दिए ओपन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हर एक कंपार्टमेंट में ऊंची जात के, नीचे जात के, बड़े छोटे हर तरह के लोग बैठे थे, रिच पुअर, एवरीवन यूज्ड टू सिट टुगेदर। तो इनको ऐसा लगने लग गया कि ये अरेंजमेंट जो है ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर की है। दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस, डूइंग इट ऑन पर्पस, पर्पसफुली ऐसा कर रहे थे टू डिफाई द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को नेग्लेक्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट जाने के लिए, इंडियंस के बिलीव्स के अगेंस्ट जाने के लिए। उनको ऐसा लगने लग गया था कि कास्ट और रिलीजन की जो है डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द बिलीव्स एंड द कस्टम्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियंस। उसी के साथ साथ बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत करप्ट था। देखो ये यार अभी की प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन हैज ऑलवेज बीन देयर। होता क्या था कि पुलिस चाहे इंडियन हो या ब्रिटिशर्स हो या फिर जो छोटे छोटे ऑफिशियल्स होते थे ना, वो हमेशा रिच को ही फेवर करते थे। कैसे? क्योंकि उनको इनसे मिल जाता था
रिश्वत, ब्राइब, राइट, इनसे ये लोग अंडर द टेबल, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, अपनी डीलिंग कर लेते थे। फर्स्ट कौन जाता था? जो नॉर्मल कॉमन से लोग होते थे, पुअर लोग होते थे, उनको पिटाई पड़ती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको ऑप्रेस किया जाता था, बिकॉज दे कुड नॉट ब्राइब देम। तो ये करप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों के मन में ये दुख लाने लग गया कि ये जो करप्शन, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे लिए नहीं है। और इसी पे एड ऑन एक दूसरी प्रॉपर पॉइंट है, वो है ऑपरेशन ऑफ द पुअर। लोगों को, गरीबों को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था। एक्चुअली सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट ऐसा हो गया था कि वॉट एवर पॉलिसीज, एक तो ब्रिटिशर्स वैसे ही इंडियंस के फेवर में नहीं थे, जो थोड़ी बहुत पॉलिसीज फेवर में थी भी, वो किसके फेवर में थी? रिच के फेवर में, क्योंकि यूजिंग देयर मनी दे वर एबल टू गेट देयर वर्क डन नो मैटर हाउ एंड व्हाट। ठीक है, बट दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी कि जुडिशियल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था। वहां जो भी प्रॉब्लम है ना, वहां से जो रिच लोग थे वो अपने पैसों के बलबूते पे बचकर कटकर निकल जाते थे। झेलना किसे पड़ता था? गरीबों को। क्यों? क्योंकि उनको फ्लॉग किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, उनको मारा जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी, इम्प्रिजन कर दिया जाता था ऑफ कल्टिवेटर्स। तो ये जो भी सारे लोग थे, अगर वो उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, अगर उन्होंने बात नहीं सुनी है, फॉर ऑल ऑफ दीज पर्पसेस, उनके साथ जाति की जाती थी। बाकी लोग तो पैसे देके, टैक्स देकर के निकल जाते थे। इनके पास, बेचारों के पास पैसे ही नहीं होते थे देने के लिए, और टैक्स ऊपर से डबल हो गया था, तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके ऊपर से देयर वाज पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो, रेस क्या होती है बच्चा? रेस आपको पता है? मुझे बताओ। हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि ब्लैक है, व्हाइट है, ब्राउन है, दिस है, दैट है। रेस की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, रेस होता क्या है? सो दिस आई एम गोना गिव यू एज अ होमवर्क, यू हैव टू टेल मी कि व्हाट यू मीन बाय रेस। रेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, बहुत हद तक तो आप वैसे ही समझ जाओगे। देखो, ब्रिटिशर्स वर वाइट, द इंडियंस वो ब्राउन, तो उसके बेसिस पे ये लोग जो है, उनके नेटिविटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए कि हम ब्रिटिशर्स हैं, तुम इंडियंस हो, ये रेस, तुम्हारी रेस ही पिछड़ी हुई है, तुम ब्राउन्स हो, हम वाइट्स है, वी आर द सुपीरियर रेस। और इसकी वजह से उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा इग्नोरेंट, एरोगेंट, यू नो, टुवर्ड्स इंडियन हुआ करता था। वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस करते थे, अपने आप को ज्यादा ऊपर समझते थे लोगों से। तो द फॉलो द पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द इंडियन, बहुत ही कंटेम्प्ट के साथ, नफरत के साथ, गुस्से के साथ लोगों को ट्रीट किया चाहते थे। दे डब्ड मुस्लिम्स एज क्रूएल एंड अनफेथफुल, इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियंस। तो इस तरह से जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने लग गए थे लोगों को। ठीक है, जो भी इंडियंस थे, उनको मीनियल जॉब्स ही दिए जाते थे, उनको छोटा छोटा काम ही दिया जाता था, उनको कुछ भी अच्छा नहीं करने दिया जाता था। एंड द ट्रीटमेंट वॉज ऑफ दीज पीपल ऑल्सो वेरी बैड। ट्रीटमेंट भी बहुत ही बुरा और सैड हुआ करता था। ठीक है, और बहुत ज्यादा लो, लोअर, दे वर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द ब्रिटिशर्स, बहुत लो क्लास के लोगों की तरह उनको देखा जाता था। उसी के साथ साथ एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज भी हो गई। भाई देखो, सोशल रिलीजियस की बात हो रही है, इसके पहले हमारे यहाँ हिंदूज है, इसके पहले हमारे यहाँ मुस्लिम्स है, इसके पहले हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, ये सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर चीज पे पाबंदी नहीं थी। ठीक है, किसी भी चीज को डिनाउंस नहीं किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर वेरी इजी। पहले ब्रिटिशर्स, जैसे मैंने आपको बोला, दे वर वेरी एक्सेप्टिंग। जब वो शुरू शुरू में आए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों की बिलीव्स क्या है। ठीक है, व्हाट पीपल यूज्ड टू बिलीव इन, दे हैड नो बॉदरेशन, दे डिड नॉट यूज्ड टू बॉदर अबाउट दैट। जो जिसको जो करना है, जो जैसे प्रैक्टिसेस कर रहा है, बट दैट वाज इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी, यानी कि 1700s में। बाय 19th सेंचुरी एक शिफ्ट आ गया इनके एटीट्यूड में। अ शिफ्ट केम व्हेन इट केम टू द सोशल रिलीजियस बिलीफ्स। ये शिफ्ट क्या थी बच्चे, कि दे हैड स्टार्टेड डिनाउंसिंग। ये लोग ना निंदा करने लगे, बुराई करने लग गए कि आइडल वर्शिप कुछ नहीं होता है, ऐसे क्या होगा, ये बिलीव्स ऐसे नहीं होने चाहिए। दे बिकेम मोर एंड मोर इग्नोरेंट। इनफैक्ट क्रिश्चियन एक्टिविटीज जो थी वो बढ़ती गई, और ये लोग कहीं ना कहीं उस चीज पे कोई पाबंदी नहीं लगाते थे। तो आफ्टर 1830 लोगों को ऐसा लगने लग गया कि द आइडिया ऑफ दीज एक्टिविटीज इंक्रीजिंग वाज टू कन्वर्ट पीपल। लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्रिश्चियंस को सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियन बन जाए, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर क्रिश्चियंस। तो ये एक मनमुटाव उनके दिमाग में आ गया। उसके बाद लॉ ऑफ प्रॉपर्टी थी। देखो, अगर कोई भी बंदा पहले कन्वर्ट होता था फ्रॉम हिंदू टू सम अदर रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वट एवर, एनी अदर रिलीजन, कन्वर्टेड हिंदूज डिड नॉट हैव एनी राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। अगर मैं कन्वर्ट हो जाती हूँ तो मेरा हक मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे कोई भी नहीं है।
लेकिन रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट जो 1850 में आई, इसने इसको कर दिया था चेंज। इसके हिसाब से जो कन्वर्टेड हिंदूज हैं उनका हक अब उनकी प्रॉपर्टी पे होगा, क्योंकि लोगों ने ये बोला कि भाई चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, ही इज स्टिल द नेचुरल हेयर ऑफ योर फैमिली। वो अभी भी आपका ब्लड सन है, या ब्लड, पहले डॉटर्स को तो प्रॉपर्टी मिलती नहीं थी, तो ब्लड सन है, आप उसको प्रॉपर्टी क्यों नहीं दोगे? क्या हो गया उसने रिलीजन चेंज कर दिया? इस बिलीफ से वो लोग आए थे, विच वाज करेक्ट। लेकिन ये हिंदू लॉ प्रॉपर्टी को चेंज करा था, चैलेंज करा था, तो ऐसा हिंदू लोगों को लगने लग गया कि ये लोग लोगों को इंकरेज कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो कन्वर्ट हो सके। क्योंकि पहले एक इंसेंटिवाइजेशन थी इस बात पे कि अगर आप कन्वर्ट होगे तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो लोग कन्वर्ट नहीं होते थे। बट अब तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है, अब आप पेरेंट्स चाहे कुछ भी बोले, आपकी फैमिली चाहे कुछ भी बोले, अगर आपको कन्वर्ट होना है तो आप कन्वर्ट हो सकते हो, क्योंकि इसके बावजूद आपको पैसे, प्रॉपर्टी सब कुछ मिल जाएगी। तो ब्रिटिशर्स की इस बात से लोगों को इस चीज की हैरानी, परेशानी सब कुछ हुई। फिर थी फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, जो कि अब गर्ल्स के लिए भी था, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा था। इट्स अ एलैबोरेटेड पॉइंट ऑफ दिस। बच्चे जितने भी स्कूल्स खुल रहे थे, वो सारे स्कूल्स अब उस तरह से नहीं थे जहां पे प्रीस्ट्स या मौलवीज पढ़ाते। पहले क्या होता था? पहले मदरसा होता था, पहले गुरुकुल होता था, जहां पे हिंदूज, मुस्लिम्स अपने रिलीजियस जो है लर्निंग्स और नॉलेज गेन किया करते थे। अब विथ द न्यू स्कूल्स ओपनिंग अप, वहां पे वेस्टर्न करिकुलम आने लग गया था। अब प्रॉपर करिकुलम आने लग गया था जहां पे साइंस, मैथ्स, इन सारी चीजों को पढ़ाया जाता था। बट दीज आर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। ये रिलीजन के बारे में बात नहीं करती थी, ये डेवलपमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बात करती थी, जो कि हाउएवर सही है। लेकिन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं अपने वेस्टर्न स्कूल्स में पढ़ा रहे लोगों को, ये ट्रेडिशनल लर्निंग को डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के मन से उस चीज को निकालने की कोशिश करें, और साथ ही साथ दे आर डूइंग दिस टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी, बिकॉज ऑल दीज स्कूल्स वर एक्चुअली मिशनरी स्कूल्स। ये मिशनरी स्कूल्स थी, यानी कि यहाँ ये बेसिकली कॉन्वेंट्स हुआ करते थे। तो लोगों को ऐसा लगने लग गया कि पढ़ाई के बहाने लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सदमा तो उन्हें लगा था टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। बच्चे, इसके पहले चाहे मुगल्स हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी रूलर जो है कभी भी रिलीजन से रिलेटेड जगह पे, रिलीजन से रिलेटेड लैंड पे, किसी भी चीज पे कोई भी तरह का टैक्स इंपोज नहीं करता था। बेसिकली रिलीजियस कुछ भी पर्पस है, वहां कोई पैसे नहीं लगेंगे। बट ब्रिटिशर्स ने अब हर जगह पे टैक्सेशन कर दिया था शुरू, जिसकी वजह से इन लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे थे। जो भी सारे लोग थे उनके रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो रहे थे, जो कि आज तक पहले किसी भी रूलर ने नहीं किया था। तो अब जो फैमिलीज हैं जो इन सारी जगहों पे डिपेंड करते थे, द फैमिलीज व्हिच डिपेंडेड ऑन दिस प्लेसेस डिड नॉट लाइक दिस। जो प्रीस्ट थे, जो मौलवी थे, जो ये सारे लोग थे, उनको ये सब चीज पसंद नहीं आई। प्लस उनके रिलीजियस फीलिंग्स भी हर्ट हुए कि यार भगवान के, अल्लाह के, इन गुरु के पूजा में आप कैसे दखल अंदाजी कर सकते हो? आप उस चीज के लिए पैसे क्यों मान सकते हो? तो ये दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसके साथ हमने फिनिश कर लिया है सोशियो रिलीजियस रीजन्स। बट ये जो रीजन्स थे, ये सारे लोगों को भड़का रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा लोग अब इकट्ठे आ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सबके दिल में अब वो आग जल रही थी। अब आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, वो भी फटाफट बात कर लेते हैं विद द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। बच्चों, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन अब आपको पूरे साल की लेने का कंपल्शन नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज ये है, मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि आपके पास 1 महीने का ट्रायल पैक है। यानी कि जो भी बच्चे 1 महीने सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना यार मैं कैसे पूरे साल का सेशन कैसे ले लूं, अगर सही नहीं हुआ तो, अगर नहीं मुझे अच्छा लगा तो। बिल्कुल सही बात है, नहीं लग सकता है यार, तो फिर आप क्या करोगे? आप लोगे 1 महीने का ट्रायल पैक विच म्योरली कम्स फॉर सम 2000 bucks। ठीक है, इसके साथ आपको मिलता है 100% नॉलेज, इसके साथ आपको मिलते हैं 100% मार्क्स। इससे पहले कि मैं आपको वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बता दूं कि बाय द एंड ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन description, I am going to make a very important promise to you on behalf of Vedantu. हम सब on behalf of Vedantu, we are making a very important promise. We are making the Vedantu improvement promise. तो इसके बारे में जानने के लिए stay tuned, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग कोई इस तरह से आपसे वादा कर रहा है, तो आप बिल्कुल जानना चाहोगे किस बारे में है ये। बट उसके पहले मैं आपको वेदांतु प्रो के बारे में बता दूं। बच्चे, यहाँ पे आपको मिलती है सारी की सारी सेशंस लाइव। इट विल नॉट बी प्रीमियर, जस्ट वी आर हैविंग अ प्रीमियर सेशन जैसे अभी हो रहा है। इस तरह से प्रीमियर सेशन नहीं होते, सारे सेशंस लाइव होते हैं और होते हैं अनलिमिटेड, विच मीन्स यू कैन अटेंड एज मेनी सेशंस एज यू वांट।
साथ ही साथ आपको मेंटी का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना होगा, क्योंकि इन सारे सेशंस में होते हैं फन एंड अमेजिंग क्विजेस विच हेल्प्स यू असेस योर अंडरस्टैंडिंग। बच्चे देखो, एक तो आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट तुरंत सीखा है, उसको क्विज से लर्न करते हो, तो आप ये देख लेते हो आपको समझ आया कि नहीं। दूसरा, अगर नहीं समझ आया होता है तो आप क्वेश्चन से कई बार नई चीजें सीख लेते हो। तो ये तो है, उसके साथ साथ एक्सपोजर भी बहुत मिलेगा। एक्सपोजर कैसे? देखो, लर्निंग के टर्म्स में एक्सपोजर है, साथ ही साथ जो आपका एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ योर पियर्स, आपके पियर्स आते हैं from different places of the country, from different places of the world, different parts of the world. So you're competing and learning with these students who are there from throughout the world. So imagine the amount of exposure जो आपको मिल रहा है। साथ ही साथ बच्चे, अगर आपका कोई लाइव सेशन मिस हो जाता है तो फिर क्या? रिप्लेस ऑफ कोर्स ऑप्शन है, बट रिप्लेस तो यूजुअली बहुत बोरिंग होती है यार, कोई भी रिप्ले नहीं देखना चाहता है। बट नाउ द रिप्लेस आर गोइंग टू बी इंटरैक्टिव विद द लाइव क्विजेस। जी हाँ, आप जितने भी क्विजेस हो रहे हैं, जितने भी सेशंस हो रहे हैं, इन सारे सेशंस में ये क्विजेस होंगी बिल्कुल लाइव सेशन की तरह, एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ appearing on the leaderboard with if you score enough points. ऑन टॉप ऑफ दैट आपके सारे डाउट्स भी हो जाएंगे रिजॉल्व। ठीक है, वो मैं बताती हूँ कैसे। पहले मैं आपको बता दूं कंटेंट। बच्चे, कंटेंट अब आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे कर सकते हो स्टोर, चाहे वो डिवाइस आपका फोन, लैपटॉप, पीसी, कुछ भी है, हर जगह आप कर सकते हो स्टोर। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स, यानी कि जो भी नोट्स टीचर्स लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन सारी चीजों के साथ आपको मिलते हैं ये नोट्स। अब आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना है कि मैम अगर ये बता रही है, सर अगर ये बता रहे हैं, तो मैं फट लिख लूं, क्योंकि एक तो आपके पास रिप्लेस है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लुक एट द लर्निंग्स दैट हैव बीन टॉट। सेकंड, अब आपको इस चीज की स्ट्रेस इसलिए भी नहीं करनी है क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं, तो टीचर ने जो भी इंपॉर्टेंट बोला है वो ब्लैक बोर्ड पे इरेज नहीं होगा, वो अब आपके डिवाइस पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल होगा। अब मैम डाउट्स की बात करी थी। बच्चे, वैसे तो मास्टर टीचर्स यूट्यूब सेशंस में भी होते हैं, बट सारे डाउट्स तो हमारे क्लैरिफाई नहीं होते। बात सही है, क्योंकि बच्चे होते हैं इतने सारे, मास्टर टीचर होता है अकेला। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपके डाउट सॉल्विंग के लिए देयर आर डेडिकेटेड क्लास टीचर्स वर्किंग अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, जो कि थ्रू आउट द सेशन आपके डाउट्स को करते जाते हैं रिजॉल्व। अगर इसके बाद भी, सेशन के बाद आपको कभी डाउट आता है, तो वो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, उसका सोल्यूशन मैम थोड़ी देर में बताएंगी। मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट भी हर कुछ दिन पे मिलता है, विच विल हेल्प यू कीप अ ट्रैक। आपको अपने सोल्यूशन का ट्रैक रखने में मिलेगी मदद, प्रोग्रेस का ट्रैक रखने में मिलेगी मदद। साथ ही साथ होते हैं असाइनमेंट्स, जो कि होते हैं हर चैप्टर के लिए। बच्चे, हर चैप्टर की जब आप असाइनमेंट्स करते हो तो आपको समझ आ जाता है वो चैप्टर आपको समझ आया नहीं, आगे तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर तो है ना माइक्रो कोर्सेज, दीज आर चैप्टर स्पेसिफिक कोर्सेज। तो ये कोर्सेज आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो, और जितने टीचर्स के साथ चाहो उतने साथ कर सकते हो, और ये है बिल्कुल अनलिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म सेशंस तो आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ मिल रहे हैं अनलिमिटेड माइक्रो सेशंस। और चाहे बोर्ड्स की तैयारी हो, एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हमें बिल्कुल धड़ाधड़ तैयारी करनी होती, वो तैयारी में मदद चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एनटीएससी है, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, देयर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब की तैयारी थ्रू क्रैश कोर्सेज आप कर सकते हो बिल्कुल फ्री with the Vedanta Pro subscription, which makes less a lot more. All you need to do is just go and check out the description box. वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में चैट में पिन मिल जाएगा, वहां पे आपने सिर्फ लगाना है कोड, विच जो भी ऑफर चल रहा होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% देगी ये कोड आपको। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है ये सफर, इसको मिस मत करो। आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चे, सबसे पहले आप जाओगे और इस तरह से वीडियो खोलोगे। मान लो दिस इज द वीडियो दैट वी आर वॉचिंग, ठीक है, लेट्स से दिस इज द वीडियो दैट वी आर वॉचिंग। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेट्स स्क्रॉल डाउन। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपका देखो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट पिन है, आप यहाँ पे कर सकते हो क्लिक। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो बच्चे, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे आप शो मोर पे करोगे क्लिक, एंड देन यू विल जस्ट स्क्रॉल डाउन। आप यहाँ पे देखो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, आपने सिर्फ इस पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, यू आर डायरेक्टेड टू दिस पेज जहाँ पे ग्रेड 10 आईसीएसई लिखा हुआ है। अगर कोई सीबीएसई का बच्चा है, दूसरे ग्रेड का है, तो यहाँ से अपने चॉइसेस चेंज कर सकता है, एंड देन यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड। और कोड अपने आप इस लिंक की वजह से अप्लाइड आएगा, नहीं आएगा तो आप कर लेना। ये देखो, अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन आता है, बिल्कुल आता है, रिमूव कर दिया, देखो 30,000 का हो गया। अबे अप्लाई कर देती हूँ, अगर कोड अप्लाई कर दो, यहाँ पे देखो एंक प्रो लिखते हैं, ANKPRO। द मोमेंट आई अप्लाई दिस, अपने आप 10% अप्लाई हो जाता है। ये देखिए 30,000 अब 27,000 हो गया। फर्क क्या है, देखो 3 चॉइसेस मिलती है हमें लाइट, क्लासिक, प्लस की।
फर्क ये बच्चे की जो लाइव इंटरैक्टिव सेशन, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग, ये तो सब में होती है, ये बेसिक चीजें हैं जो हम करेंगे ही करेंगे आपके लिए। बट हमें ये लगा कि यार कई सारे बच्चे हैं जिनको सेशंस के बाद भी हो सकता है डाउट, उनके लिए भी कुछ करना होगा। तो बच्चे जिनको ऐसी नौबत नहीं आती कि सेशंस के बाद डाउट नहीं होंगे, आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए है लाइट सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ओनली फॉर 27,449 रुपीज फॉर 1 मंथ, सॉरी फॉर एंटायर ईयर। और 1 मंथ का कोर्स आपको सिर्फ मिलता है 2,340 रुपीज में। लेकिन जिन बच्चों को सेशन के बाद भी लगता है कि यार डाउट है, डाउट रिजॉल्व करना है, कैसे होगा, उन बच्चों के लिए ये है डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप। आपके लिए बच्चों ये डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप है, इससे आप जो है सेशंस के बाद भी अपने डाउट्स कर सकते हो रिजॉल्व। ये क्लासिक सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐप का एक एक्सेस दे दिया जाता है जहां पे आप जाकर के सेशन के बाद भी अपने डाउट्स पोस्ट करोगे एंड विद इन डिफाइंड टाइम क्विकली यू विल रिसीव अ रिप्लाई। आप इसको ले सकते हो बच्चे, वैसे तो ये 38,000 का आफ्टर डिस्काउंट आ रहा था, बट द मोमेंट यू अप्लाई माय कोड इट कम्स फॉर जस्ट 35,000 और ट्रायल पैक इसका आता है 2,970 रुपीज ओनली। बट कुछ बच्चे मेरे साथ जैसे होंगे जिन्हें लगता होगा यार हमें पर्सनल इंटरवेंशन चाहिए, हमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, हमें पर्सनल गाइड, पर्सनल मेंटर चाहिए। तो बच्चे आपके लिए है फिर ये प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि इन सारी चीजों के साथ आता है, पर्सनल मेंटर और डाउट सॉल्विंग ऐप दोनों के साथ, which after discount, which is regularly available, will cost you only 55,999 rupees. But the moment you apply my code, it will cost you only and only 50,399 rupees. And the package for 1 month, the trial pack will come for 4,230 rupees itself. आप जा करके अपने सेशंस की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। बच्चे जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक डैशबोर्ड ऐसा मिलता है, उस पर आप जाओगे माई सेशंस में, अपकमिंग में आने वाले सेशंस, पास्ट में पीछे हो चुके सेशंस से आप जाकर रिप्ले देख सकते हो। ये देखिए, अगर मान लीजिए मुझे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर का रिप्ले देखना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस। नोट्स चाहिए तो नोट्स पे क्लिक करेंगे, रिप्ले पे, नोट्स पे, दोनों पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे रिप्ले खुल रहा है, ये देखिए नोट्स, यहाँ पे नोट्स इसी तरह से आपको मिलेगा, ये नोट्स है और इसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स भी मिल रहे हैं। आप इसको सीधा सीधा डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे कर लो सेव। और ये देखिए ये रिप्ले में इतने सारे क्विजेस हुए हैं, यहाँ से आप रिप्ले करके क्विज दोबारा खेल सकते हो। सारे डाउट्स देखो जीरो करके रिजॉल्व कर दिए गए। साथ ही साथ आपको अगर टेस्ट पेपर चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिलता है। ये देखिए इस तरह से आपको ये लिस्ट भी मिलती है। तो दिस इज हाउ अमेजिंग इट इज। डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक मिलेगा, अदरवाइज कॉमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना, यही बोलना है अंकना मैम को बस। कोड जरूर अप्लाई कर लेना एंक प्रो, बिकॉज इससे मिलेगी बहुत सारी मदद। अब मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले पर सेशन का कॉस्ट हम निकालते थे, ठीक है। अभी देखो ये मंथली पैक लाइट का 30,499 रुपीज में आ रहा है। आप इसको EMI पे यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में एवरी मंथ छोटे छोटे अमाउंट्स में भी कर सकते हो पे। ये बात तो ठीक है, कोड वोड लगा के EMI वगैरह में हो गया। पहले हम आपको प्रॉमिस कर रहे थे कि एक लेस के पैकेट से भी सस्ती होती है आपकी पर क्लास, राइट? दैट इज द कॉस्ट दैट यू पे पर क्लास। बट अब हम ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, कोई गेस कर सकता है? बच्चे हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपके पास है एक्सेस टू अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज एंड क्रैश कोर्सेज, यानी कि जितने सेशंस आप अटेंड करना चाहो उतने सेशंस कर सकते हो अटेंड, राइट? तो आप बेसिकली लॉन्ग टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म बैच आपको एक मिलेगा, बट उसके ऊपर वेदांतु वॉट एवर कॉन्टेंट हैज टू ऑफर is absolutely the whole plethora is available for you. तो आपके लिए in simple words इस प्राइस को अगर अनलिमिटेड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा ना। टेक्निकली तो सब कुछ मिल गया। इसी के साथ एक बहुत अमेजिंग आपको इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी कर रहा है वेदांतु, विच इज ओके हम आपको अश्योर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस इसके साथ होगी। देखो, एक तो आपके पास 1 महीने का ट्रायल पैक है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पूरे सेशन का पैक ले लेते हो, बट हो सकता है कि 1 महीने में अच्छा लगा और बाद में धोखा हो जाए। तो ऐसा तो कई बार होता है कि वारंटी और गारंटी खत्म होती, चीजें खराब हो जाती है, बट यहां नहीं होंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बोला, इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन लर्निंग हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा फील हुआ कि आपकी थोड़ी भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, आपकी पूरी फीस होगी वापस विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
हम आपसे नहीं करेंगे कोई सवाल। हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेने को रेडी हैं कि आपको जो जितना चाहिए हम करके देंगे। अगर आप 1 से शुरू करोगे तो आपको 5 पे पहुंचाएंगे, आप 5 से शुरू करोगे तो 10 पे पहुंचाएंगे, आप जहां पे आपको 100 तक जाना है हम पहुंचाएंगे। अगर आपको जरा भी कमी लगती है तो वी आर देयर। और हमारा बिल्कुल मानना है कि आपकी अचीवमेंट मेजर हो सकती है और होगी, आप करोगे इंप्रूव। आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट हम दे रहे हैं, हम आपके ग्रोथ की गारंटी ले रहे हैं कि चाहे वो आपके स्कूल एग्जाम्स में हो, बोर्ड एग्जाम्स में हो, आप जरूर रॉक करोगे। और वेदांतों में जब आप एंटर करते हो तो एक बेंचमार्क टेस्ट होता है, एक बेसलाइन असेसमेंट होता है, जिससे हम एक सेंस लेते हैं कि वेयर डू यू स्टैंड। आप अगर यहाँ पे 10 पे हो बच्चे तो आप जाओगे 50 पे, इस बात की है गारंटी। और इस टेस्ट का पर्पस यही होता है टू सी कि आपको ऑलरेडी कितना पता है और आपको हम और कितना कुछ बता सकते हैं और आप कितना जानने में हमारी मदद ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे आपको इन चीजों में लगा कि नहीं प्रोग्रेस नहीं हुआ, बेंचमार्क टेस्ट में 10 पे थे, 10 पे रह गए, 15 पे गया, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आपकी पूरी फीस होगी वापस विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बस 2 कंडीशन से। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको अटेंडेंस आपकी कम से कम 75% होनी चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 75% सेशंस अटेंड करने होंगे और कम से कम 75% जो टेस्ट आपको दी जाएंगी वो अटेम्प्ट करने होंगे। बच्चा देखो, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अगर हमने एक तरफ से आपको प्रॉमिस करने के लिए हाथ बढ़ाया तो दूसरी तरफ से आपको भी हाथ बढ़ाना होगा प्रॉमिस लेने के लिए। अगर आप सेशंस अटेंड नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, तो प्रोग्रेस तो वैसे भी ट्रैक नहीं हो पाएगी। फिर सेटिस्फाइड होने या नहीं होने से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, हमें कोई प्रूफ नहीं है, हमने कोई मेहनत नहीं की है, हमने कोई लर्निंग नहीं की है। तो इसलिए हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि अगर आपका अटेंडेंस इतना है, आपके पेपर्स आपने इतने कम से कम अटेंड किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, और फिर भी आपको कोई प्रोग्रेस नहीं लग रहा है, तो आपकी पूरी फीस हम देंगे वापस बाय द एंड ऑफ सेशन, अगर आपने पूरे साल लॉन्ग टर्म में सेशंस अटेंड कर लिए। बच्चों एक चीज और याद रखना, ये लॉन्ग टर्म बैचेस के लिए है, ठीक है। जिन बच्चों ने क्रैश कोर्सेज खरीदे हैं या ये छोटे कोर्सेज खरीदे, अगर वो इस चीज में ये कहेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वी नीड 1 year विथ यू टू मेक दैट शिफ्ट, टू हैव इनफ नंबर ऑफ टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड सेशंस, एंड वी आर प्रॉमिसिंग यू कि अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो एंड ऑफ सेशन में आपके पूरे पैसे होंगे वापस। पैसा वसूल है यार। अब मैं आपको बता दूं, 10th के सेशंस और 9th के सेशन फॉर आईसीएसई इज गोना बिगिन ऑन 24th May फॉर 9th एंड 10th के फॉर 17th May। आपके सीबीएसई के बैचेस बच्चे 10th और 24th May के हैं फॉर बोथ 9th एंड 10th। महाराष्ट्र बोर्ड 9th का 24th May को शुरू हो रहा है फॉर बोथ 9th एंड 10th। जो बच्चे अपकमिंग एकेडमिक ईयर के लिए जेईई और नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए 10th और 24th May को बैचेस दोनों ही चीजों के लिए शुरू हो रही हैं और हो चुकी हैं। प्लीज गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड। जो भी पैकेज ले रहे हो, जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसमें एंक प्रो कोड लगा लेना। एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है वो गारंटीड है। अब इसी के साथ हम आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस पे। बच्चा एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा हो रहा था। अब एक सिंपल सी बात समझो, एग्रीकल्चर जो इंडिया में है was made an economic colony to serve the interest of industrial needs of England। देखो, इंग्लैंड जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे थी, वहां जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले हो चुका था, इंडस्ट्रीज पहले आ चुकी थी। इंडिया एग्रीकल्चर में ही अभी भी बेस्ड थी, बट क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर में बेस्ड थी, यहाँ पे प्रोड्यूस होते थे बहुत सारे रॉ मटीरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने का ग्राउंड बना लिया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को। वो अपने सारे टेक्नोलॉजी और मशीन मेड चीजों के लिए यहाँ से रॉ मटेरियल्स जैसे कि सिल्क, कॉटन, इंडिगो, ये सारी चीजें उठाते थे और बिल्कुल सस्ते रेट पे एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन। तो जिस चीज के शायद हमने 10 रुपए लिए होते, ये लोग उसे बिल्कुल 8 रुपए में सस्ते में एक्सपोर्ट कर देते थे, और उसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। प्रॉब्लम ये होती थी कि रॉ मटेरियल्स वहां चले जाते थे, वहां से हमारे पास रेडीमेड गुड्स आया करते थे, ठीक है, रेडीमेड गुड्स आया करते थे, एंड वी वर फोर्स्ड टू बाय दिस। सो इंडियंस वर मेड टू एक्सेप्ट ड्यूटी फ्री रेडीमेड गुड्स। इस पे कोई ड्यूटी कस्टम नहीं लगा होता था, इस वजह से ये जो है ये सस्ते हुआ करते थे। अब बाकी जो भी कुछ यहाँ पे बनता था वो उससे महंगा पड़ जाता था। तो जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी कोई बिक्री नहीं होती थी, उनको कोई अर्निंग, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडियन पीपल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। प्लस जो प्रॉफिट वो एक्सपोर्ट करके अर्न कर सकते थे, उसके बदले उनको बिल्कुल छोटा कम दामों में चीजों को बेचना पड़ता था। तो
वहां पे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन हैंडमेड गुड्स जो थे वो अब कंपीट नहीं कर पा रहे थे चीपर मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स के साथ। बच्चे हमारे यहाँ क्लोथ्स कैसे बनते थे? हमारे यहाँ क्लोथ्स बनते थे वीविंग से, हैंड वोवन क्लोथ्स बनते थे। वहां मशीन से फटफट क्लोथ्स बनाए, वहां पे जो 5 रुपए में बिक रहा है यहाँ पे 7 रुपए में बिक रहा है। तो यहाँ मेहनत ज्यादा लग रही है, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, अमाउंट कम प्रोड्यूस होता था, पैसे ज्यादा लगते थे। वहां कम पैसों में आई हुई चीजें सस्ती होती थी, मशीन मेड होती थी, तो लोगों को जबरदस्ती वो खरीदनी पड़ी थी, जिसकी वजह से इंडिया के जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी जो है हालत होने लग गई थी बहुत ही ज्यादा खराब। साथ ही साथ ये ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत हो रहा था। ये क्या होता था? जो भी पैसा है वो था किसका? इंडिया का। लेकिन ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया से पैसे लेके ये पहुंचा देते थे ब्रिटेन, यानी कि यहां के पैसे ये ले जा रहे थे ब्रिटेन। इसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो हमारे पैसे हैं वो ड्रेन हो रहे थे किसकी तरफ? ब्रिटेन की तरफ। बच्चे जब शुरू में बिफोर बैटल ऑफ प्लासी, व्हेन दीज गाइज केम एज ओनली बिजनेसमैन, ओके, जब ये सिर्फ बिजनेस के लिए आए थे, तो ये उस वक्त लेकर आया करते थे गोल्ड फॉर व्हाट? रॉ मटेरियल्स। हमसे ये रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो इंडिगो हो, कॉफी हो, टी हो, जो भी हो, हर एक चीज की खरीदारी ये गोल्ड हमें दे करके उसके बदले क्या करते थे? तो क्या हो रहा था? हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले हमें गोल्ड मिला करता था। अब इन्होंने बैटल ऑफ पलासी के बाद क्या शुरू कर दिया कि इनकी जो भी एक्स्ट्रा कमाई यहां पे होती थी, जो रेवेन्यूज आते थे, टैक्स आता था, उस पैसे को यूज करके, उस सरप्लस पैसे को यूज करके हमसे ही, यानी कि हमारे पैसों को यूज करके हमसे ही ये लोग रॉ मटेरियल्स खरीद के भेज देते थे ब्रिटेन। तो हमारे पास क्या बचा? ठेंगा। हमारे पैसे भी गए, हमारा रॉ मटेरियल भी गया, और ये जो पैसे थे इसको हमारे डेवलपमेंट में लगाने की जगह ये पूरा ब्रिटेन भेज देते थे, उनके डेवलपमेंट में, अपने लोगों की सैलरी के लिए, इंग्लिशमैन के, मिलिट्री गुड्स के लिए, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इंटरेस्ट ऑन डेट्स के लिए, इन सारी चीजों को ये इस प्रॉफिट को यूज करने लग गए। तो क्या हुआ? हमारे पास पैसे बचे ही नहीं, हमारी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन करने लग गई और सारा वेल्थ ड्रेन हो गया टुवर्ड्स ब्रिटेन। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने इस बारे में बात भी की, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ये यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लग गया था। इस पे बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया, बट ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कैसे भी करके अपना निकाल लिया। उसी के साथ साथ बच्चे जो छोटे इंडस्ट्रीज थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, दे वर ऑन अ डिक्लाइन। क्यों? सेम रीजन है, क्योंकि इनका एक तो रॉ मटेरियल्स, इनको अपने रॉ मटेरियल्स सस्ते में बाकी लोगों को बेचते थे, बट अपने रॉ मटेरियल्स इनको हेवी टैक्सेस दे करके और महंगे प्राइसेस में खरीदने पड़ते थे। तो हेवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटेन। तो इंडिया से गई हुई चीजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। तो पहले जो वो लोग खरीदते थे, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि वो बहुत महंगा वहां बिकता था। यानी कि इंडियन गुड्स हर तरह से एक्सपेंसिव हो रहे थे, तो फॉर एनीबडी, बी इट ब्रिटिशर्स और इंडियंस, इट वाज डिफिकल्ट टू अफोर्ड। कोई उसको खरीदता नहीं था। ठीक है, बाय द 19 मिड सेंचुरी एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क जो है वो बिल्कुल कम होने लग गया, क्योंकि उधर खरीदारी नहीं होती थी, तो लोगों ने भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल आर्टिशंस थे उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होने लगे, उनकी इनकम बिल्कुल डिक्लाइन पे चली गई। साथ ही साथ जो उनके पेट्रन्स थे यहाँ पे लोकल, जो लोकल लोग इन चीजों के खरीदार थे, राजा महाराजा, प्रिंस वगैरह या रिच पीपल, उनको तो ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस कर दिया था, भगा दिया था। तो जो इनके पेट्रन्स थे, जो इनकी तारीफ करने वाले, इनको भाव देने वाले लोग थे, वो सारे लोग खुद ही अपनी हैसियत जो है वो खो चुके थे। तो अब इनको कैसे सपोर्ट करते? साथ ही साथ पेजेंट्री की भी डिक्लाइन हो गई, यानी कि जो फार्मर्स थे उनके साथ भी बहुत ज्यादती होने लगी। एक तो पहले वो अपनी मर्जी से कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते थे, पर मान लो कर भी रहे थे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू, बहुत ज्यादा टैक्स जो है लोग लगाने लग गए। डबल द टैक्स जो कि मुगल्स लगाते थे उससे डबल लगने लग गया। आप देखो, प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स खरीद रहे हैं उसके पैसे तो वो कम दे रहे हैं ना, लेस मनी दे आर गेटिंग। तो उनको पहले ही पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन टैक्स उनको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो पैसे कम आ रहे हैं, जा बहुत रहे हैं, तो प्रॉफिट कम होता जा रहा है। अब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें उधार, इन डेट होना पड़ रहा था, पैसे लेने पड़ रहे थे, लोन्स लेने पड़ रहे थे, या फिर अपनी जमीनें बेचनी पड़ी थी। और किसको बेच रहे थे ये लोग जमीन? ये जमीन बेच रहे थे मनी लेंडर्स को।
जो लोग उधार देते थे, लोन्स देते थे, ये ब्रिटिशर्स के लोग थे, या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली ब्रिटिश लोगों को ही या उनके लोगों को ही ये लोग बेचारे बेच रहे थे, क्योंकि एक्सपेंसेस इनके इतने बढ़ गए थे कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और जो ये लैंड ओनर्स थे ना, अब उनको इन पेजेंट्स की, इन फार्मर्स की कोई कद्र, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं थी। ये लोग उनसे कैसे भी करके वसूल लेते थे ये टैक्सेस। साथ ही साथ हो रही थी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। क्यों? बच्चे, ब्रिटिशर्स आ रहे थे, हर जगह ब्रिटिशर्स आ रहे थे, तो जहां पे भी इंडियंस थे, ठीक है, इंडियंस एम्प्लॉयड थे, उन लोगों ने उनको वहां से डिस्पोज कर दिया, उन लोगों ने उनको वहां से हटा दिया। और अब सारे पोस्ट्स जो हैं, जो अच्छे पोस्ट्स खास करके हैं, वो ब्रिटिशर्स के लिए सेव होने लग गए थे, ठीक है। तो बस वजह से जितने भी अच्छी पोस्ट थी उन सारी जगहों से ये लोग हटने लग गए, इनकी सैलरी कम हो गई तो लोग हटने लग गए, उनको या फिर हटा ही दिया, ब्रिटिशर्स को रखा जा रहा था। उसके ऊपर से जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे ना, वो बहुत सारे लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट दिया करते थे, जैसे कि जो पढ़ने वाले, जो स्मार्ट स्कॉलर्स थे, जो म्यूजिशियंस थे, जो आर्टिशियंस थे, जो हैंडीक्राफ्ट मैन थे, जो साइंस के लोग थे, जो मैथ्स के लोग थे, लिटरेचर के लोग थे, ये स्कॉलर्स को मुगल्स या फिर पहले के रूलर सपोर्ट किया करते थे। प्रीचर्स को, सारे लोगों को सपोर्ट दिया जाता था। अब इन लोगों ने कहा कि ये रूलर्स गए, इनके साथ आपका सपोर्ट भी गया, हमारी तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके ऊपर से जितने सोल्जर्स, ऑफिशियल्स, ये सारे लोग थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिशर्स। एवरीवन वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नौकरी किसी के पास नहीं बची। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल बिटर एनिमीज बन गए ब्रिटिशर्स के, क्योंकि अब इनके पास करने के लिए काम ही नहीं था। उसी के साथ साथ जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, उनकी इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा होती थी। बच्चे, अब मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ क्या होता था। मान लो अगर ये मेरी जमीन है, मैं एक पेजेंट हूँ, तो इस पे कम से कम एक सर्टेन पार्ट ऑफ माई लैंड, इट वॉज कंपल्सरी फॉर मी टू ग्रो इंडिगो। ये बिल्कुल कंपल्सरी था कि मैं एक सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड पे इंडिगो ग्रो करूं, वरना एज माई पनिशमेंट जो भी क्रॉप मैंने ग्रो किया है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और जो मेरे कैटल्स हैं उनको ब्रिटिशर्स ले जाएंगे अपने साथ, अगर मैंने इंडिगो ग्रो नहीं किया तो। प्रॉब्लम क्या थी इंडिगो के साथ? इंडिगो जहां भी ग्रो होती थी उस लैंड को इनफर्टाइल कर देती थी, और उसके पैसे भी ब्रिटिशर्स जो है, कॉम्पनसेशन भी लोगों को बहुत कम दिया करते थे। मान लो मेरा टोटल कॉस्ट अगर 10 रुपए का आ रहा है, तो मुझे 10 रुपए ही देते थे, प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता था, ऊपर से लॉस जमीन की हो जाती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा होता था इंडिगो से, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा फोर्स किया करते थे इन सारे पेजेंट्स को, फार्मर्स को कल्टिवेट करने के लिए विद इनह्यूमन बिहेवियर। तो इस वजह से ये जो बेचारे लोग थे, ये तो एक तो ज्यादा से ज्यादा पुअर होते चले गए, एक तो इनके लेवल पे पॉवर्टी इंक्रीज होती गई, लैंड इनका कम होता गया, इनफर्टाइल होता गया, ऊपर से टैक्सेस सब कुछ है ही, और आपका प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, और ऊपर से पनिशमेंट भी ये होती थी कि क्रॉप्स अगर कुछ और उगाया और कैटल्स तो उनको ले गए। तो ये अलग सी चीजें थी जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत खटास आ गई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उसके बाद famines and shortage of food. Famines is what? Basically shortage of food बच्चे बहुत ज्यादा हुआ। Britishers could have handled this better and could have taken into consideration कि लोगों की हेल्थ को, उनके खाने को ध्यान में रखा जाए, बट उन्होंने नहीं किया। ओवरऑल इस पीरियड में 12 मेजर और कई सारे माइनर जो है शॉर्टेज ऑफ फूड्स, फ्लड्स, ड्रॉट सब कुछ हुए, बट ब्रिटिशर्स डिड नॉट टेक प्रॉपर एक्शंस। अब ये हुआ क्यों? बच्चे देखो, पेजेंट्स के बारे में हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट हो रही है, जो लैंडलेस लेबरर्स है उनके साथ बहुत बुरी तरीके से लेबर, उनके साथ बहुत बुरे से ट्रीटमेंट हो रही है। इन सब के साथ जो भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को अनएम्प्लॉय किया जा रहा है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज से जिस भी तरह के वो बंद हो रहे थे, वेल्थ हमारा ड्रेन होता जा रहा था, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था, हमारा कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, हमारे रॉ मटेरियल्स हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर हो रहा था, यानी कि हर तरह से हमारी वाट लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने। अब ऐसे में हमारे पास खाने का शॉर्टेज होना बहुत नॉर्मल था। तो सेकेंड हाफ सेंचुरी में बहुत बार फेमीन्स आए और लोगों ने उसके बदले कुछ भी नहीं किया, और कई सारे नेचुरल कैलेमिटीज हुए, एंड द ब्रिटिशर्स डिड नथिंग टू हेल्प पीपल। तो एवरीवन हु स्टार्व्ड, हु लॉस्ट देयर फैमिली, देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेथ्स, had a very bitter feeling in their heart.
डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। देखो बच्चे, जमींदारी सिस्टम था, राइट? अभी हमारे पास जमींदार हुआ करते थे। जमींदार जो भी थे, इंडियंस थे और लोकल्स थे, करेक्ट? इंडियन थे एंड दे वर लोकल। कैसे ना कैसे करके इनको जो पेजेंट्स थे, जो इनकी जमीनों पे काम किया करते थे, उनके चैलेंजेस का पता था, दे वर अवेयर ऑफ इट। बट अब प्रॉब्लम ये हुई थी कि इनाम कमीशन ऑफ 1852 आ गया था, जिसके अंडर कागज दिखाओ वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। जैसे अभी कागज दिखाना पड़ रहा है ना, तब ब्रिटिशर्स ने बोला कागज दिखाओ। अब देखो, जमींदार पहले क्या होते थे, उन्होंने खड़े हुए पावरफुल हाई कास्ट के लोग थे, कहा कि यहां से लेके वहां तक जहां तक दिखाई दे रही है सारी जमीन हमारी है। कागज तो था नहीं, तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं था तो प्रूफ दैट दीज लैंड्स बिलोंग टू देम, कि ग्राउंड जो है इनका है। तो देयर वाज नो डीड, और ये जो भी लैंड थे इनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, यानी कि इनको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया, बोला आपके पास कागज नहीं है तो ये जमीन आपकी नहीं है। इस तरह से सारी जमींदार ने अपनी एक तो हैसियत खो दी, अपनी प्रॉपर्टी खो दी, अपना रिचेस खो दिया, और अपनी रेप्यूटेशन और अपना रिस्पेक्ट भी खो दिया। तो उनके मन में बहुत बिटर फीलिंग थी। उसी के साथ साथ एक तो ये जमीन जब वहां से गई, ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, यू नो, दिस ब्रॉट लैंडेड एरिस्टोक्रेसी टू पॉवर्टी। जो जमींदार थे वो बिल्कुल गरीब हो गए। अब इन जमीनों पे जो लोग काम करते थे, ये जमीन किसको दे दी गई? जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको दे दी गई। अब इन जमीनों को जिसके पास दे दिया, दे डिड नॉट केयर अबाउट द लेबरर्स वर्किंग ओवर देयर, अबाउट द लेबरर्स। अब उनको जबरदस्ती, उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया, उन लेबरर्स के लिए इवन मोर, क्योंकि उनको कैसे बाय हुक और क्रुक जो है, जो भी टैक्स और रेवेन्यूज है वो देने ही पड़ते थे, बिकॉज दीज पीपल वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिशर्स। जो नए तालुकदार थे, लैंड ओनर्स थे, उनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स से फर्क पड़ता था। ये ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे यूज्ड टू गिव जीरो डैम अबाउट द लाइफ एंड द स्ट्रगल्स एंड द चैलेंजेस ऑफ दीज पीपल एंड द हार्डशिप्स। और इस वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, और यही प्रॉब्लम पेजेंट्री के डिक्लाइन में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। तो बच्चे, ये इकोनॉमिक और आपका वो आपके सारे सोशल रिलीजियस कॉजेस थे। एक बार फटाफट समराइज कर लेते। हमें पता है कि लेटर 19th सेंचुरी में क्या होने लग गया था, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। बहुत सारे मॉडर्न इनोवेशंस हो रहे थे, जिससे लोगों को एप्रीहेंशन थे, उनको लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे कस्टम्स का मजाक उड़ा रहे, हमें नेग्लेक्ट करें, हमें कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया था सोल्जर्स के साथ, खास करके स्पेशली विद द सोल्जर्स, राइट? कि आप ब्राउन हो, ये हो, वो हो। एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन था विच ओनली फेवर्ड द रिच, तो पुअर के लिए एनी विच वेज बहुत ज्यादा ऑप्रेसिंग था। एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज, बेसिकली क्रिश्चियन जो है उनके बारे में उनकी एक्टिविटीज बढ़ गई, तो लोगों को लगने लगा कि कन्वर्ट करने के लिए लोग ऐसा करा रहे। फिर वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा जो है फियर बन गया था, स्पेशली विथ गर्ल्स। देन टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस एंड लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे सती सिस्टम, यू नो, विडो रिमैरिजेस, गर्ल एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज पे प्रोहिबिशन, ये सारी चीजें थी। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक कॉजेस हमने देखे कि कैसे ड्रेन किया जा रहा था हमारे वेल्थ को, कैसे हम डिक्लाइन पे थे, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट कम हो गया था, या अगर हो भी रहा था तो कम पैसों में होता था। पहले गोल्ड लेकर आते थे, बाद में हमारे दिए टैक्स से हम ही से खरीदारी करने लग गए। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद होने लग गई, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट किए हुए चीजों पर बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटीज लगते थे, और अल्टीमेटली फैक्ट्री जो उनके बनाए हुए चीजें थे वो बहुत सस्ती मिलने लगी, तो वो हमें खरीदनी पड़ गई, राइट? फिर हमने देखा कि कैसे पेजेंट्स के ऊपर रेवेन्यूज की वजह से बहुत ज्यादा मार पड़ गई थी, या तो उन्हें जमीन बेचनी पड़ी या फिर उन्हें लोन लेना पड़ा। अल्टीमेटली वो पॉवर्टी को हिट करने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि सब कुछ या तो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था, या तो जितने इंडियंस थे उनको हटा दिया था लोगों ने, या फिर बहुत कम पैसे देते थे, या फिर बहुत चैलेंजेस होते थे। एनेक्सेशन ऑफ रेंट फ्री लैंड एंड अदर स्टेट्स, यानी कि जो भी जमींदार से उनकी जमीनों को खींचने अपने पास लेने लग गए, या फिर जो लोग रेवेन्यू देने में फेल कर गए, उनके कोई भी उन्हें कंसिडर नहीं करता था, उनकी जमीनों को भी जो है ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो देखो वो व्हाट यू से, कागज नहीं है तो ऑक्यूपाई किया ही, साथ में अगर आपने रेवेन्यू नहीं दिया है, जो पेजेंट्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, तो भी आपकी जमीन जो है छीन ली जाती थी, और फिर उसको ऑक्शन किया जाता था। ऑक्शन में
ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स ही ले जाते थे। और ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट जो है इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ बहुत बुरा होता था, जबकि वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाके ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। एंड ऑफ कोर्स पॉवर्टी एंड फेमाइन्स वर अ ह्यूज कॉज, राइट। अब बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की। जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट केम इन विच ईयर? 1815, 1856, 1857 और 1858? Which among the following is not the socio-religious cause of Indian national movement? Abolition of sati, widow remarriage, fear regarding Western education, or Post Office Act? And next is, what do you mean by drain of wealth? ये economic causes में है आपका, वहां से आप पिक करके बताओगे मुझे। So guys, with this we have come to the end of the session. आप वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन चेक करना मत भूलना। आपके पास अब वेदांतु का इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस है, जहां पे आपको पूरे पैसे वापस होने की गारंटी मिल रही है। लर्निंग भी हो जाएगी, सेटिस्फाइड नहीं हो तो पैसे भी वापस मिल जाएंगे। बट उससे भी अमेजिंग बात है कि आपके पास 1 महीने का ट्रायल भी है, तो ये भी आप ले सकते हो। बस आपने जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट करना है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, कोड जरूर लगाने ना, क्योंकि एक्स्ट्रा 10% ऑन वॉट एवर प्राइस इज देयर आपको इसी लिंक, इसी कोड से मिलेगा। तो ANKPRO, ANKPRO is your code. So with this guys, we have come to the end of the session. 2 things: do not forget to hit the like button, do not forget to share the video with your friends if you have not already watched the session, do not forget to subscribe to the channel क्योंकि notification तो उसी से आएगा। अगर आपको लीडर बोर्ड में आना है तो make sure that you are putting your answers in the comment section, not just in the live chat, and do not forget to put your doubts in the comment section, because doubt और menti session के doubts वहीं से लिए जाएंगे। So with this guys, we have come to the end of the session. Thank you so much for being here. I hope you guys have understood. Do not forget to tell me how did you like the session. And I will see you guys very soon. Till then, stay home, stay safe, and take good care of yourself guys. Bye. Have a great time.